Good morning, class 8th students. Welcome back to your studies and welcome back to your subject, which is social studies. So class 8th, we are going to start a new chapter today, and that from the unit of civics. ठीक है बच्चों? So we have already completed 2 chapters in history, 2 chapters in geography, and now we are going to start with civics. So class 8th, in this class we will be starting with the lesson number 1 of your subject or civics, and the name of your lesson is the Constitution of India. Is this clear? So open page number 299 in your book and let's have a look of the Constitution of India. तो बच्चों आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? संविधान. क्या बोलते हैं? संविधान. अब भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है हमें अपने देश का. चलो, तो फोकस में क्या क्या है आपको, पहले क्या क्या पढ़ना है आप ये समझ लीजिए. डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो आपको क्या क्या पढ़ना है? आपको सबसे पहले पढ़ना है कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है. ठीक है, डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर संविधान होता क्या है. फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे नीड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे देश में संविधान बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी. और उसके बाद एट लास्ट हम लोग जानेंगे सम की फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि हमारे संविधान में जो भी उसके की फीचर्स हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, जो जिन चीज़ों को मिला करके कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन का मूल उद्देश्य क्या है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद मी एंड वी विल बी स्टडिंग दिस चैप्टर इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे टुगेदर. ओके, सो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश को आज़ादी बहुत ही ज़्यादा मेहनत, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके बहुत ज़्यादा संघर्ष करने के बाद मिली. तो अब कोई देश जब आज़ाद हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, तो उसके रेगुलेशन के लिए, उसके प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमें उस देश के कुछ कानून को बनाना होगा, ताकि जो इंडिविजुअल है वो एक कानून के दायरे में रहे और उसे पता हो कि उसे अपने देश के लिए क्या करना है और उसके देश में उसके लिए क्या क्या अधिकार बनाए गए हैं. तो गवर्न करने के लिए हमारे जैसे नेशन को, हमारे जैसे डाइवर्सिफाइड नेशन को या फिर किसी भी और नेशन को गवर्न करने के लिए वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टास्क. सो इसी वजह से हमारे देश में भी जब हम फ्रीडम जब हमें मिली, अंग्रेज़ों से जब आज़ादी मिली, यूरोपियन से जब हमने उनको खदेड़ दिया अपने देश से, तो उसके बाद हमने अपना संविधान बनाया. चलो क्या लिखा है? The Constitution of India has been regularly referred to in the previous 2 years while you were studying civics in class 6th and 7th. तो Constitution बेटा आज आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हो क्लास 8 में, पहले 6 और 7 में भी आपने पढ़ा है. In this chapter you shall study in detail about the Constitution of India. तो अभी हम लोग Constitution of India के बारे में थोड़ी डिटेल स्टडी करेंगे, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा जानेंगे. क्या क्या जानेंगे? What it is, why it is needed, how it came into being and so on, कि ये क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और भी इन सब चीज़ों के बारे में, ये सारे सवालों का आपको जवाब इसी चैप्टर में मिल जाएगा. All of us have their favorite games. For some, lawn tennis may be the favorite game, while for others, saucer may be the favorite. Whether it is a game of lawn tennis, saucer, cricket, hockey, badminton, chess, table tennis, baseball, or the like, every game has its own set of rules. In other words, every game has certain rules or laws according to which it should be played. Breaking any of the rules means that the game is not being fairly played or in the right spirit. Every rule of the game defines the game and distinguishes it from other games. These rules are fundamental to the game. तो यहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन को बताने से पहले एक ओवरव्यू दे रहे हैं आपके राइटर, और क्या बोल रहे हैं कि देखिए, किसी भी खेल को खेलने के लिए हमारे पास कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं उसके रिगार्डिंग. अगर हम उस रूल को ब्रेक करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमने गेम को फेयरली नहीं खेला है, ईमानदारी के साथ नहीं खेला है, उसमें चीटिंग की है. तो इन सब चीज़ों के, इन सारे रूल्स को मिला करके ही उस गेम को हम लोग संपन्न मानते हैं. ठीक है, एज इन गेम्स एवरी सोसाइटी ऑल्सो हैज़ सर्टेन रूल्स विच डिफाइन इट और मेक इट वॉट इट इज़. नॉट ओनली दिस, द रूल्स विच डिफाइन अ सोसाइटी.
differentiated from other kinds of societies. Every society consists of various communities of people who live together. Since there are different communities, the rules are formed through consensus. तो आपको बच्चों पता ही है कि सबसे पहले अगर हम एक अपने सोसाइटी की बात करें, अपने देश की बात करें, तो कोई भी देश कैसे बनता है? कोई भी देश बनने के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है? एक इंडिविजुअल की आवश्यकता होती है ना? तो सबसे पहले क्या बनेगा? एक पर्सन होगा। अब पर्सन के बाद ये पर्सन क्या बनाएगा? फैमिली बनाएगा। क्लियर? फिर ये ढेर सारी फैमिलीज़ मिलके क्या बना देंगी? सोसाइटी बना देंगी, है ना? सोसाइटी जो हमारा समाज, और फिर ये ढेर सारी सोसाइटी मिल करके क्या बना देंगे? एक स्टेट बना देंगे, और स्टेट हमारा मिल करके क्या बन गया? हमारा नेशन, हमारा देश बन गया। क्लियर? तो ये बातें आपको पता है। तो अब हर सोसाइटी के अपने अलग अलग सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है? और ये किन बातों पर डिपेंड करेगा? वहाँ पे जिस प्रकार के रहने वाले लोग हैं, उनका जो भी लैंग्वेज वो बोलते हैं, है ना, वो जिस भी नेचर के हैं, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों पे उनके रूल्स और लॉज डिपेंडेंट होते हैं, और जो भी रूल्स और लॉज वहाँ पे बनाए जाते हैं सोसाइटी में रहने के लिए, वो वहाँ के जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है वो डिसाइड करती है। चलो अब डेफिनेशन पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का। In most modern countries of the world, the consensus on the rules according to which they will be governed is normally available in written form. देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत सारे देशों में लिखित आपको मिल जाएगा, मतलब कि वो बुक्स में लिखा गया है। दैट मीन्स एक बुक है जिसका नाम है, ठीक है, तो आपको वो कहने का मतलब ये है कि आपको वो लिखित तौर पर मिल जाएगा। जो किताबों में, मतलब कि जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे भारत का संविधान है, तो वो हमको लिखित तौर पर मिलता है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया तो उन्होंने लिखा कॉन्स्टिट्यूशन को, और हम आज उन्हीं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को पढ़ के, शेड्यूल्स को पढ़ के, उनके पार्ट्स को पढ़ के ये जान पाते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस इंडिविजुअल के लिए, किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किस विंग ऑफ गवर्नमेंट के लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं। तो मोस्ट ऑफ द नेशन में आपको कॉन्स्टिट्यूशन वेल रिटन मिल जाएगा, विच कंटेन्स द रूल्स अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री विल बी गवर्नड इज कॉल्ड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। हमने बताया आप लोगों को, अ रिटन डॉक्यूमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन, अंडरलाइन कर लीजिए, अ रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द रूल्स, जिसमें आपको रूल्स मिल जाएंगे कि भाई किसी भी देश को कैसे गवर्न करना है, कैसे संचालित करना है। इन अदर वर्ड्स आप क्या समझोगे? अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स और द रिटन लॉज ऑफ द लैंड। तो जो भी सेट ऑफ रूल्स हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनाते हैं, ठीक है? जैसे डिक्शनरी में सेट ऑफ वर्ड्स आपको मिलते हैं तो डिक्शनरी बन जाती है, उसी तरीके से सेट ऑफ लॉज को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन। अब आ जाओ नीड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत पड़ी? एज ऑलरेडी मैंशन, इन मॉडर्न कंट्रीज द कॉन्सेंसस ऑन द रूल्स अकॉर्डिंग टू विच दे विल बी गवर्नड इज यूजुअली अवेलेबल इन रिटन फॉर्म. Most countries in the world today have a written constitution. Interestingly, although all democratic countries are likely to have a constitution, it is not necessary that all the countries that have a constitution are democratic. तो आपको पहले ही बता दिया राइटर ने कि मॉडर्न कंट्रीज़ में क्या है, सेट ऑफ रूल्स को ही बनाना पड़ता है ताकि हम किसी भी देश को गवर्न कर सकें, और बहुत सारे देशों के पास आज इस टाइम पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, ठीक है। और एक मज़े की बात यह है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं जहाँ पे रूल किसके द्वारा किया जाता है, बाय द पीपल, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल द कंट्रीज़ दैट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक। लेकिन ऐसी ज़रूरी नहीं है कि हर एक देश में जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ है, भाई हर देश में कॉन्स्टिट्यूशन तो फ्रेम करना ही पड़ेगा, वो डेमोक्रेटिक हो, ठीक है। अलग अलग देश अलग अलग तरीके के होते हैं ना, डेमोक्रेटिक हो गए, कुछ ऑटोक्रेटिक हो गए, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ सेवरल पर्पसेस। अब कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या पर्पज़ हैं, मतलब क्यों इसको बनाया गया। फर्स्ट, इट लेज डाउन द आइडियाज़ दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ कंट्री विच द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री डिज़ायर टू लिव इन। तो कोई भी इंडिविजुअल किस देश में रहना चाहता है, वो अपनी चॉइस को कब वो फुलफ़िल कर पाता है, जब उसको वहाँ के संविधान के बारे में पता होता है। अगर वहाँ के लॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे तो मे बी कोई पर्सन वहाँ पे ना रह पाए, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जहाँ पे लॉज थोड़े से लीनियंट है, वो उस देश में जा करके वहाँ की सिटीजनशिप हासिल कर लेगा। दिस ऑल्सो गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द फंडामेंटल नेचर ऑफ द सोसाइटी। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज़ लिव इन अ कंट्री। दीज डिफरेंट कम्युनिटीज़ may share certain beliefs and agree
on certain issues, but they may not agree on all issues. Here the constitution steps in and helps serve as a set of rules which every citizen in the country, irrespective of the community to which he belongs, can agree upon and accept as the basis of the way in which he wants the country to be governed. तो आपको पता है कि हमारे देश में बहुत अलग अलग तरीके की कम्युनिटीज़ रहती हैं, ठीक है। तो अब कोई कम्युनिटी किसी दूसरे कम्युनिटी से उसका मतभेद होगा, कॉन्फ्लिक्ट में होगा कि हम आपकी बातों को नहीं मानेंगे। तो इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को हटाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेम कर दिया गया, लॉज को फ्रेम कर दिया गया, ताकि सब लोग इस बात को मानेंगे और कोई किसी के बीच में नहीं आएगा, किसी के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होगा। This not only includes the type and structure of the government but also certain ideas which he believes the country should uphold. Let us understand this better through the recent history of our neighboring country Nepal. तो कॉन्स्टिट्यूशन के कंसेप्ट को समझने के लिए हम लोग एक रिसेंट स्टडी पढ़ेंगे जो कि नेपाल की है। Until recently 1919 to be more precise, देखो 1990 की बात है, नेपाल वॉज अ मोनार्की वेयर द फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग। तो मोनार्की भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ का जो मुखिया है वो कौन होता है, राजा। तो नेपाल में कौन है, राजा। वहाँ वो एक क्या है, एक मोनार्क बेस्ड नेशन है। हाउएवर आफ्टर सेवरल पीपल्स स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी, तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, स्ट्रगल किया, मेहनत किया कि हमें अपने देश को क्या बनाना है, डेमोक्रेटिक बनाना है। द कंट्री बिकेम अ डेमोक्रेटिक कंट्री इन 1990। तो 1990 से पहले एक मोनार्क कंट्री था नेपाल, लेकिन अभी क्या बन गया वो 1990 के बाद, डेमोक्रेटिक कंट्री। But still the constitution of the country which was adopted in 1990 stated that the final authority rested with the king. लेकिन उसके बावजूद भी जो कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे बनाया गया 1990 में, उसमें यही कहा गया कि भाई अल्टीमेट जो है हमारे देश का, जिसके पास स्ट्रॉन्ग पावर है और सब कुछ है, वो राजा ही है। आफ्टर 12 years ऑफ डेमोक्रेसी इन 2002, अब 12 साल बाद, citing the Maoist uprising in the countryside as a reason, the king took over different aspects of the government with the army's resistance। 12 साल बाद क्या हुआ, 2002 में वहाँ की मायोस्ट अपराइजिंग, मतलब वहाँ पे लोग दंगा वगैरह करने लगे, ठीक है, कि राजा हर क्यों ले रहा है डिसीजन, हर चीज़ पर राजा क्यों ले रहा है। ही फाइनली टुक ओवर एज द हेड ऑफ गवर्नमेंट इन 2005। चलो, तो क्या हुआ बच्चों, 2002 में ही फाइनली टुक ओवर एज द हेड ऑफ गवर्नमेंट इन 2005। तो अभी क्या हुआ, नेपाल के जो राजा थे उन्होंने 2005 में क्या हो गया, वो मुखिया बन गए सरकार की। द पीपल कंटिन्यूड विद द स्ट्रगल टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी एंड फाइनली दे सक्सीडेड इन पुटिंग एन एंड टू द पावर्स ऑफ द किंग इन 2006। तो फिर से लोगों ने दंगा भड़का दिया, वो लोग क्या करने लगे, स्ट्राइक्स वगैरह करने लगे और अपने नेपाल को डेमोक्रेटिक एक नेशन बनाने के लिए उन लोगों ने क्या कर दिया, विद्रोह छेड़ दिया। और उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि राजा जो है उनका अधिकार चला जाता है और 2006 में नेपाल जो है वो एक टोटली डेमोक्रेटिक नेशन बन जाता है। आफ्टर द किंग relinquished power, the people had to write a new constitution to make Nepal a democracy। तो अब भाई जब राजा चले गए, तभी तो राजा के साथ सब कुछ चल रहा था, अब राजा तो चले गए, अब राजा के हाथ में कुछ बचा नहीं, तो अब नेपाल को गवर्न करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशन। बिकॉज द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट रिफ्लेक्ट द आइडियल्स विच दे वांटेड नेपाल टू अपहोल्ड एंड विच दे हैड फॉट हार्ड फॉर। A change in the rules of any game can change the game altogether. The country of Nepal is undergoing a similar process. There is a change in the form of government from monarchy to democracy. Hence, a change needs to be made in the rules so that the country can be ruled or governed as per the new ideals and requirements, and also to usher in a new society. Therefore, the people of Nepal elected a constituent assembly which drafted a new constitution for the country. The constitution came into effect on September 20, 2015. तो देखिए, जैसे कि आपको खेल के हिसाब से समझाया गया था, किसी भी खेल में अगर आप किसी भी सेट ऑफ रूल्स को चेंज कर देते हैं, अगर आप एक भी रूल को उसमें चेंज कर देते हैं तो पूरा का पूरा आपका खेल ही क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। उसी तरीके से नेपाल की कहानी बताई जा रही है यहाँ पे कि अब नेपाल पहले क्या था, एक मोनार्की था, अब वो क्या बन गया, डेमोक्रेटिक नेशन बन गया। तो अब पूरा वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, पूरा का पूरा वहाँ पे जो फैसले वगैरह जो लेते थे वो राजा लेते थे, अब कौन लेगा, अब वो जनता द्वारा चलाई जाएगी। तो इसलिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की यहाँ पे डिमांड आ गई, यहाँ पे नीड आ गई, और इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम किया गया। जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, जिनको हम लोग संविधान के निर्माता बोलते हैं, उनकी एक असेंबली फॉर्म की गई
और कॉन्स्टिट्यूशन बना नेपाल का, और कब आया इफेक्ट में? ऑन September 20, 2015। चलो लेट्स मूव फर्दर। द सेकेंड पर्पज ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट इट डिफाइंस द नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। तो एक तो आपने पर्पज देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को, आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताइए, पहला जो हमने आप लोगों को बताया। दूसरा सेकेंड पर्पज क्या है? दैट इट डिफाइंस द नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, कि हम किसी भी देश का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। पॉलिटिकल सिस्टम मतलब जो पूरी वहाँ की गवर्नेंस सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, उसके बारे में बताएगा। द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल स्टेटेड दैट द कंट्री ऑट टू बी रूल्ड बाय द किंग। जैसे नेपाल के एग्जाम्पल में केस में आप देख रहे हो कि पहला जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन था वो नेपाल के बारे में क्या बताता था कि राजा के द्वारा नेपाल को एडमिनिस्टर किया जाएगा और उसके ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। In the same way, in the countries which have democracy as the form of government, the constitution plays a major role since it lays down the guidelines that government decision making with these countries. उसी तरीके से आपका जो भी डेमोक्रेटिक नेशन होगा वहाँ पे भी सेट ऑफ रूल्स होंगे और वो बताएगा कि किस तरीके से एक डेमोक्रेटिक नेशन में जो भी वो नेशन है वहाँ के जो गवर्नमेंट है किस तरीके से रूल करेगी। लेट अस स्टडी हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न्स द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। चलो हम लोग ये पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है। यू स्टडीड लास्ट ईयर दैट ड्यूरिंग इलेक्शंस वी चूज आवर रिप्रेजेंटेटिव्स हु गो ऑन टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो आपने लास्ट ईयर पढ़ा था कि हमारे जो जब इलेक्शंस होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं जो जिनको हम ये चाहते हैं कि भाई ये सरकार में आए, ये सत्ता में आए और ये हमारे ऊपर हमारे गवर्न करें, हमारे ऊपर तो नहीं गवर्न करें लेकिन हमारे देश को एक अच्छी तरीके से इन लोग चलाएं। ठीक है, दीज लीडर्स आवर रिप्रेजेंटेटिव्स एक्सरसाइज पावर ऑन आवर बिहाफ। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे जो लीडर्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये क्या करते हैं, ये एक्सरसाइज करते हैं पावर। इनके हाथ में सत्ता होती है, इनके हाथ में पावर होता है और उनको वहाँ पर बैठाने वाले कौन है, हम ही लोग हैं। क्यों, कैसे बैठाते हैं हम लोग? थ्रू इलेक्शंस। ये आप लोगों ने क्लास 7th में ऑलरेडी पढ़ा है। Although the Constitution asks the leader to exercise power in a responsible way, there is a possibility that these leaders may misuse their authority. When authority or power is misused, it may result in gross injustice. Therefore, there are provisions in the Constitution to safeguard against the misuse of power. For example, there are many laws in the Indian Constitution to check the misuse of power by the leaders. Most of these laws are listed in the section on fundamental rights. You have learned previously that the Indian Constitution guarantees the right to equality. According to this fundamental right, all the individuals, citizens of the country are equal and they should not be discriminated against on the basis of caste, creed, race, gender, religion or wealth. चलो, तो भाई हम लोगों ने क्या किया, इलेक्शन कंडक्ट करवाया, इलेक्शन कमीशन ने हमारे देश में। हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी को जो भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव था, जो भी नेता था, हमने उसके हाथ में सत्ता दे दी, उसको चूज़ कर लिया, वोट दिया और वो क्या गया, सत्ता में आ गया, उसकी सरकार चलने लगी। अब कभी कभार क्या अक्सर ही ऐसा होता है कि जब सरकार बन जाती है तो अक्सर नहीं, जो लोग अच्छे हैं वो लोग अच्छे हैं, लेकिन जो नेता लोग हैं ये क्या काम करते हैं कि अब जब इनके हाथ में सत्ता आ जाती है तो कोई गारंटी नहीं है कि ये हम लोगों ने जिस वजह से इनको सत्ता में पहुंचाया है, जिस वजह से इनको वो जगह दी कि ये लोग रूल कर पाएँ, वो वही को हमको करें, है ना। उनका उन पावर का वो लोग मिसयूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, उनके पास अब पावर आ गई, उनका अब मिसयूज़ भी वो लोग शुरू कर सकते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हमारे संविधान में बहुत सारे रूल्स और सेट ऑफ लॉज बने हैं कि अगर उन्होंने मिसयूज़ किया पावर को तो फिर क्या होगा, फिर उनके साथ भी वही होगा जो हमारे हर एक इंडिविजुअल बीइंग के साथ, हर एक सिटीज़न ऑफ एक देश के नागरिक के साथ होता है। ठीक है, उनको सज़ा होगी। मोस्ट ऑफ दीज लॉज आर लिस्टेड इन द सेक्शन ऑन द फंडामेंटल राइट्स। और इसके रिगार्डिंग जितने भी लॉज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फंडामेंटल राइट्स में लिखे गए हैं। ठीक है, तो आपने पहले पढ़ा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अबाउट द राइट टू इक्वालिटी, बराबरी का अधिकार। राइट टू इक्वालिटी को क्या बोलेंगे, बराबरी का अधिकार। तो इस राइट के तहत क्या होता है, हमारे देश के हर एक नागरिक को बराबरी का अधिकार प्राप्त होता है। अगर हमारे देश में किसी भी दो पर्सन के बीच में
या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन्स के बीच में हम लोग कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। किस ऑन द बेसिस ऑफ विच, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। जैसे मान लो कि कोई अगर ब्राह्मण वर्ग का है, कोई अगर शूद्र वर्ग का है, तो उसके बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि ब्राह्मण है आप तो ऊपर हैं और आपको अलग अलग कुछ हम लोग लॉज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वो आपके लिए अलग है, और शूद्र है तो उसके लिए लॉज अलग है। लॉज सबके लिए बराबर है। क्रीड, रेस, जेंडर, जेंडर माने फीमेल और मेल। ठीक है, तो कोई भी भेदभाव मेल और फीमेल के बीच में नहीं होगा। राइट टू इक्वालिटी का मतलब ही क्या हुआ, आपस में बराबरी का अधिकार देना। ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और वेल्थ, तो रिलीजन मतलब किस हर धर्म को हम लोग बराबर का अधिकार देंगे। ये नहीं कि आप हिंदू हैं और आप मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं तो आप को लॉज में बहुत सारी छूट दे दी जाएंगी, और मुस्लिम है तो आपको कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वेल्थ, वेल्थ मतलब ये नहीं कि अमीर और गरीब के बीच में कोई दिक्कत है। जैसे कि अमीर हैं आप तो आप पैसा दे करके कुछ भी करवा लोगे और आपको मर्डर भी कर दोगे किसी का तो सज़ा नहीं होगी, और गरीब है वो कुछ नहीं किया है तो उसको सज़ा हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी हमारे संविधान में लिखी गई है। चलो तो बच्चों यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है, ये इस फिगर में आप देख रहे हो, आपको ये फिगर जो है, आपको ये स्ट्रक्चर ज़्यादा से ज़्यादा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द राइट टू इक्वालिटी अ फंडामेंटल राइट, ऑल इंडियन सिटीजन्स आर इक्वल। तो यहाँ पे देख रहे हो आप कि ये तराजू है। ठीक है, ठीक है, और इसमें जो है आप तराजू और बटखरा के बारे में तो जानते ही होंगे। उससे हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं वेट, और उसमें कमोडिटी को मेजर करते हैं। एक तरफ वेट रख देते हैं 1 किलो 2 किलो 5 किलो जितना भी रखना होता है, और एक तरफ कमोडिटी रख देते हैं, जैसे कि कोई भी मटेरियल थिंग लाइक शुगर, राइस, पल्सेस कुछ भी रख देते हैं, और फिर मेजर करते हैं कि कितने, इसका भाव क्या है। ठीक है, कितने किलो का है, फिर उसके कॉस्ट के हिसाब से हम लोग दाम लेते हैं। तो ये तराजू क्या काम करता है, दोनों पलड़े को बराबर करने में ये काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी आपको दिखाया जा रहा है कि अगर यहाँ पे एक अमीर बंदा है, ये ब्लैक वाला जो है, ब्लैक टी शर्ट वाला, कोट पैंट वाला, ये अमीर बंदा है, और ये जो है हल लिया हुआ ये फार्मर है, तो अमीर बंदा और गरीब बंदा के बीच में कोई भी यहाँ पे गैप नहीं एग्जिस्ट करता है। दे बोथ आर इक्वल ऑन द टर्म्स ऑफ इक्वालिटी, ऑन द टर्म्स ऑफ राइट टू इक्वालिटी। ओके class, so with this we are ending this session. In the next session we will move further in our subject. Thank you.